नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी जो आज आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, उस चैप्टर का नाम है मौर्य साम्राज्य के शिला लेख। आओ दोस्तों, आज के चैप्टर के बारे में बात करते हैं। अपनी चाहे कोई भी एग्जाम हो, आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी या सिविल, अपने से मौर्य साम्राज्य के शिलालेखों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे देखो दोस्तों, यहां से क्या क्या क्वेश्चन अपने से पुटअप किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही पुटअप किया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा शिलालेख मौर्य साम्राज्य का है और कौन सा नहीं। दूसरा दोस्तों, अपने से लिपि के बारे में पूछा जा सकता है। उस समय दो लिपियां प्रसिद्ध थी, एक थी ब्राह्मी लिपि, एक थी खरोष्टी लिपि, कि कौन सा शिलालेख किस लिपि में लिखा हुआ है। और वेरी मोस्टेड क्वेश्चन आता है अशोक सम्राट से। अशोक सम्राट के द्वारा सबसे ज्यादा शिलालेख लिखाए गए, उनमें से 14 इसके विशेष तौर पर शिलालेख थे। तो अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के द्वारा बनाए गए 14 शिलालेख में क्या क्या लिखा हुआ है। कई बार देखो दोस्तों, अपने से क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि अशोक के 7वें शिलालेख में क्या लिखा हुआ था। कई बार क्वेश्चन यह आ जाता है कि पशु बलि पर रोक अशोक के किस शिलालेख में लिखा हुआ है। तो देखो दोस्तों, आज अपन याद करेंगे मौर्य साम्राज्य के सभी शिलालेख कि किस में क्या लिखा हुआ है और कौन सा शिलालेख किस लिपि में लिखा हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अशोक से। और देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन याद करेंगे अशोक के 14 शिलालेख। देखो दोस्तों, जो सबसे मोस्टेड क्वेश्चन अपने पास आता है वो अशोक सम्राट के 14 शिलालेखों से ही आता है। ये 14 के 14 शिलालेख ट्रिकली याद करेंगे। 14 ज्यादा हो गए, इस कारण अपन ने इसको 2 ट्रिकों में बांट दिया है, जिससे अपने को आसानी से याद हो जाए। दोनों की दोनों ट्रिक सबसे आसान है, केवल सामने देखना है, अभी कभी याद हो जाएगी। अगर पहली ट्रिक की बात करते हैं तो पहली ट्रिक है बच्ची में 5 भेड़ों के समान महान आत्मा है। देखो, ये होती है दोस्तों पहली ट्रिक। ध्यान से सुनना, अभी के अभी याद हो जाएगी। बच्ची का मतलब होता है बालिका। और अपने आर्य सभ्यता की बात करें तो बच्चियों को अपन देवियों के समान समझते हैं। जो इसमें आत्मा होती है, जो इसकी आत्मा होती है, इतनी पवित्र है कि भैरव अपने लोक देवताओं के नाम से जानते हैं अपन, भैरव भगवान। तो 5 भैरव भगवान के समान इसकी महान आत्मा है, पवित्र आत्मा है। देखो दोस्तों, शॉर्टली बस अपन ने इतना बताया है कि बच्ची में जो आत्मा है वो 5 भैरव के समान है। और ट्रिक बनती है दोस्तों, बच्ची में 5 भैरव के समान महान आत्मा है। इतनी महान आत्मा है बच्ची में, यानी बालिका में। देखो दोस्तों, ट्रिक बनती है सबसे आसान है, केवल ध्यान से देखना है। बच्ची में 5 भैरव के समान महान आत्मा है, 5 भैरव के समान है। और यह होती है दोस्तों अपनी ट्रिक। अब ध्यान से देखते हुए चलना दोस्तों। सबसे पहले बै से आती है यहां पर बलि। फिर देखो दोस्तों ची, नंबर 2 यहां पर आती है चिकित्सा। फिर देखो दोस्तों 5 यहां से पढ़ लेंगे 5 वर्ष। फिर देखो दोस्तों भे से अपने आएगा भेरी घोष। फिर देखो दोस्तों महा, यहां से आएगा अपने पास महामात्र। फिर देखो दोस्तों आत्मा, यहां से आएगा अपने पास आत्म नियंत्रण। और ये होते हैं दोस्तों अपने 6 अशोक के शिलालेख समाप्त। देखो दोस्तों क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में अगर बात करें तो उसके बारे में है कि पहले शिलालेख में लिखा हुआ है बलि, यानी पशु बलि पर रोक। अशोक ने अपने पहले शिलालेख में लिखाया था कि पशुओं की बलि ना दी जाए। दूसरे शिलालेख में लिखा हुआ है मनुष्य व पशु
चिकित्सा। तीसरे शिलालेख में लिखा हुआ है कि प्रति 5 वर्ष में राज्य भ्रमण। अब बात यह करते हैं कि राज्य भ्रमण कौन करेगा? राजकीय अधिकारी, राजकीय अधिकारी। फिर देखो दोस्तों भेरी घोष, तो इसने भेरी घोष पर रोक लगाकर, भेरी घोष पर तो रोक लगा दी गई थी और इसके स्थान पर धम्म घोष की घोषणा कर दी गई थी। फिर देखो दोस्तों महामात्र, तो इसमें धम्म महामात्र की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। फिर देखो दोस्तों यहां पर आत्मनियंत्रण, तो इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा के बारे में बताया गया है। और ये होते हैं अशोक के 6 शिलालेख। ध्यान से देखना दोस्तों, बस अपने को ओनली फॉर ए वन ट्रिक याद होनी चाहिए कि बच्ची में 5 भैरव के समान महान आत्मा है, इतनी पवित्र होती है बच्ची। अब देखो दोस्तों ब फॉर बलि, पहले शिलालेख में लिखा हुआ है कि पशु बलि पर रोक लगाई जाए। ची फॉर चिकित्सा, दूसरे शिलालेख में लिखा हुआ है कि मनुष्य व पशुओं की चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था की जाए। देखो दोस्तों 5 फॉर 5 वर्ष, तीसरे शिलालेख में लिखा है कि प्रति 5 वर्ष में राजकीय अधिकारियों के द्वारा राज्य का भ्रमण किया जाए और ब्यौरा लिया जाए कि किस प्रकार से वहां पर कार्य किया जा रहा है। फिर देखो दोस्तों भे फॉर भेरी घोष, यानी चौथे शिलालेख में अशोक ने भेरी घोष युद्ध घोष को समाप्त करके उसके स्थान पर एक नई स्थापना की थी जिसका नाम था धम्म घोष, धर्म की स्थापना। फिर देखो दोस्तों महाफोर महामात्र, यहां पर 5वें शिलालेख में इसने बताया है कि अशोक के द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जाती थी। फिर देखो दोस्तों आत्मा, आत्मा पर 6ठा शिलालेख आता है आत्मनियंत्रण। अशोक ने आत्मनियंत्रण की शिक्षा के बारे में 6ठे शिलालेख में बताया गया है। अगर आपको ये एक ट्रिक भी याद है तो आपको शॉर्टली एक बार पता चल जाएगा किस शिलालेख में क्या लिखा है और अपने आप ही पता चल जाएगा कि किस शिलालेख में पूर्ण क्या लिखा हुआ है। बस ओनली फॉर वन ट्रिक याद होनी चाहिए। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखो दोस्तों जो दूसरी ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से है। निया सच्ची भेंट तो प्रजाहित स्त्री धर्म व सच्चा कंधा होता है। देखो दोस्तों एक बंदा था निया, निया को अपन ने समझाया कि इस धरती पर सच्ची चीजें क्या हैं। वास्तव में आप किसी को भेंट, भेंट का मतलब होता है उपहार, प्राचीन काल में गिफ्ट को भेंट के नाम से जाना जाता था। तो अगर आप किसी को सच में कोई भेंट देना चाहते हो तो सच्ची भेंट तो देखो क्या क्या चीजें हैं। एक तो प्रजाहित, आप प्रजा का हित करो, या फिर स्त्री धर्म, स्त्री अपने धर्म में रहे, या आपके पास कोई ऐसा सच्चा कंधा हो जो आपका साथ दे सके। तो देखो दोस्तों अपन ने तो केवल समझाया है, और देखो क्या समझाया है कि निया जो सच्ची भेंट होती है वो तो या तो प्रजाहित, स्त्री धर्म या सच्चा कंधा होती है, इनके अलावा कोई सच्ची चीज नहीं होती। और देखो दोस्तों ट्रिक याद करते हैं, निया सच्ची भेंट तो प्रजाहित, स्त्री धर्म व सच्चा कंधा होती है। और ये होते हैं अशोक सम्राट के ओवरऑल शिलालेख। अपने को याद 6 शिलालेख पहली ट्रिक में याद हो चुके थे। अगर आपको ये ट्रिक है याद है तो कंप्लीट इसके बाद के सारे शिलालेख अपने को याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट आता है नी, नी फॉर निष्पक्षता। फिर देखो दोस्तों या फॉर यात्रा। फिर देखो दोस्तों सच्ची भेंट, तो 90 नंबर पर आती है सच्ची भेंट। फिर देखो दोस्तों 10 पर आती है प्रजाहित। फिर देखो दोस्तों 11वें नंबर पर अपने को पहले धर्म उठाना है। स्त्री धर्म में पहले धर्म लेंगे, ध्यान रखना, स्त्री धर्म में पहले धर्म लेंगे और यहां से अपन ने ले ली धर्म। फिर देखो दोस्तों 12वें नंबर पे अपन ने ली स्त्री, 12वें नंबर पे अपन ने ली
स्त्री। फिर इसके बाद में देखो दोस्तों कैफ और 13वें नंबर पर अपन ने लिया कैफ और कलिंग। और देखो दोस्तों 14वें नंबर पर अपन ने लिया धाप और धार्मिक। और ये कंप्लीट होते हैं अपने अशोक के 14 शिलालेख। अब देखो दोस्तों क्या क्या लिखा हुआ है इन शिलालेखों में। 7वें शिलालेख में लिखा हुआ है निष्पक्षता धार्मिकता के आधार पर। धार्मिकता के आधार पर निष्पक्षता रहनी चाहिए, कोई भी पक्षपात नहीं रहना चाहिए। फिर देखो दोस्तों यात्रा, धम्म यात्रा, जो भी अशोक की धम्म यात्राएं थी वो लिखी हुई हैं 8वें शिलालेख में। फिर देखो दोस्तों 90 में लिखी हुई है सच्ची भेंट व सच्चा शिष्टाचार। देखो दोस्तों 10वें में लिखा हुआ है प्रजाहित। अब बात आती है ये प्रजाहित कौन करेगा, या तो राजा या उच्च अधिकारी। फिर देखो दोस्तों धर्म, यहां पर लिखा हुआ है धम्म की व्याख्या। फिर देखो दोस्तों स्त्री, यहां पर लिखी हुई है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। फिर देखो दोस्तों यहां पर देखो 13वां शिलालेख, इसमें लिखी हुई है कलिंग विजय, जो भी कलिंग का युद्ध हुआ था। फिर इसी में है अशोक का हृदय परिवर्तन। फिर देखो दोस्तों इसी में है विदेशी यात्रा व धर्म प्रचार। और देखो दोस्तों अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है, तो ये 13वां शिलालेख ही सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। 14वें में लिखे हैं धार्मिक जीवन। और धार्मिक जीवन किसका, जनता का। ये होते हैं इसके 14 के 14 शिलालेख। देखो दोस्तों नॉर्मल स्टोरी है। एक बंदा था निया, अपन ने कहा सच्ची भेंट, प्रजाहित, स्त्री धर्म और सच्चा कंधा है। ट्रिक बनती है निया, सच्ची भेंट, प्रजाहित, स्त्री धर्म और सच्चा कंधा है। ध्यान से देखना 7वां शिलालेख नीफ और निष्पक्षता। इसमें 7वें शिलालेख में लिखा है कि किसी प्रकार से धर्म की पक्षपात नहीं किया जाएगा, निष्पक्ष रूप से सबको धर्मों को मानने की स्वतंत्रता दी जाएगी। 8वें शिलालेख में लिखा है याप और यात्रा। अशोक के द्वारा जितनी भी धर्म यात्राएं की गई थी सब यात्राएं 8वें शिलालेख में लिखी हुई हैं। 9वें शिलालेख में लिखा हुआ है सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार किस प्रकार से किया जाता है। 10वें शिलालेख में लिखा हुआ है प्रजाहित, कि प्रजा का हित करेगा राजा या उच्च अधिकारी, जो हाई ऑफिसर होते हैं वो प्रजा का हित करेंगे। 11वें शिलालेख में अपन ने पहले धर्म उठाया तो यहां धर्म लिया है। धर्म की व्याख्या, वेरी मोस्टेड क्वेश्चन, लगभग अगर शिलालेखों में से क्वेश्चन आता है तो यह जरूर आता है कि अशोक के द्वारा धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में की गई है। 11वें शिलालेख में की गई है। 12वें शिलालेख में लिखा हुआ है कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, कि स्त्री अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाएगी। और 13वां शिलालेख में लिखा हुआ है कैफ और कलिंग आक्रमण। दोस्तों वेरी मोस्टेड क्वेश्चन है। इस 13वें शिलालेख में कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट कलिंग पर फिर विजय प्राप्त करना, कलिंग के युद्ध को देखकर फिर युद्ध से अशोक का घृणा करना, उसके बाद में हृदय परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को मानना, उसके बाद में विदेशों में धर्म का प्रचार करना, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं 13वें शिलालेख में। इस कारण 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। और 14वें शिलालेख में लिखा है धाप और धार्मिक, कि प्रत्येक प्रजा या प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक जीवन जिए। यह है अशोक के 14 कंप्लीट शिलालेख। अब देखते हैं कि इस समय कुछ ऐसे शिलालेख थे जो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे और कुछ ऐसे शिलालेख थे जो खरोष्टी लिपि में लिखे हुए थे। तो अब देखेंगे कौन कौन से शिलालेख किस लिपि में लिखे हुए हैं। और देखो दोस्तों अब याद करते हैं अपन लिपि से रिलेटेड
शिलालेख, कि कौन सा शिलालेख किस लिपि में लिखा गया। इसके लिए एक ही ट्रिक याद करते हैं, खम्मा साहब ब्रह्मा जो सोए उसे धोखा देगा। देखो दोस्तों, ये दो ट्रिक है, एक ये एक वो। इसमें पहले आती है खम्मा। खम्मा तो आपको वैसे याद हो जाएगा, खमा गणी अपन राजपूतों में करते हैं, क्लियर। तो खम्मा गणी अपन ने की किससे, साहब जी से, तो अपन ने कहा खम्मा साहब, क्लियर। एक होता है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी ने साफ कहा है कि जो भी सोएगा उसे मैं धोखा दूंगा। आपको सबको ही पता है, जो सोएगा वो खोएगा, ब्रह्मा जी ने साफ कहा। ब्रह्मा जी ने कहा जो भी सोएगा उसे मैं धोखा दूंगा। और देखो दोस्तों, नॉर्मली ट्रिक बनती है खम्मा साहब, अपन ने कहा खम्मा गणी साहब, और ब्रह्मा जी ने कहा जो भी सोएगा उसे मैं धोखा दूंगा। देखो दोस्तों, यहां सबसे पहले अपन उठाते हैं ख, और जो सबसे पहले लिपि आती है इसका नाम है खरोष्टी लिपि। अब खरोष्टी लिपि में कौन कौन से शिलालेख लिखे गए हैं इसके लिए देखते हैं दोस्तों। यहां पर पहले मां है, तो मान सेहरा अभिलेख। फिर देखो दोस्तों, यहां पर सा है, तो सा है बाज गढ़ी शिलालेख। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट आता है यहां पर ब्रह्मा, तो दूसरी लिपि आती है जिसका नाम है ब्राह्मी लिपि। अब देखो दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में कौन कौन से शिलालेख लिखे गए हैं इसके लिए याद करते हैं। सबसे पहले जो है, तो जोगढ़ शिलालेख। फिर देखो दोस्तों, सोपोर, सोपारा शिलालेख। फिर देखो दोस्तों, ए फोर एरागुड़ी शिलालेख। फिर देखो दोस्तों, धो फोर धोली शिलालेख। फिर देखो दोस्तों, का फोर कालसी शिलालेख। तो देखो दोस्तों, ये दो शिलालेख हैं, ये तो लिखे गए खरोष्टी लिपि में, और ये 5 शिलालेख लिखे गए ब्राह्मी लिपि में। याद करना सबसे आसान, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा खरोष्टी लिपि में शिलालेख लिखा हुआ है, बस इतना याद होना चाहिए, खम्मा साहब। यहाँ पर मा फोर मान सेहरा से शिलालेख, और साह फोर शाहबाजगढ़ी शिलालेख। अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सा ब्राह्मी लिपि में शिलालेख लिखा गया है, बस इतना सा याद होना चाहिए, ब्रह्मा जो सोए उसे धोखा देगा, यानी जो फोर जोगढ़ शिलालेख, सो फोर सोपारा शिलालेख, ए फोर एरागुड़ी लेखा शिलालेख, दो फोर धोली शिलालेख, और का फोर कालसी शिलालेख। ये होते हैं उस समय की लिपियों में लिखे हुए शिलालेख। उस समय कुछ गुफाएं बनाई गई थी। लास्ट एंड फाइनल अपन देखते हैं कि उस समय कौन कौन सी गुफाएं बनाई गई थी। देखो दोस्तों, अब देखते हैं आज की लास्ट ट्रिक। लास्ट ट्रिक है बराबर सोचो कवि की। देखो दोस्तों, अब मैं जो आपको याद कराना चाहता हूं वो क्या है कि अशोक के द्वारा एक पहाड़ी थी जिसका नाम था बाराबर की पहाड़ी। उसमें 4 गुफाएं बनाई गई थी। उस समय के साधु, या उस समय की लैंग्वेज में कहना चाहूं तो आजीवक, उनके रहने के लिए 4 गुफाएं बनाई गई थी। कई बार तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि अशोक ने 4 गुफाएं किस पहाड़ी में बनाई थी, बाराबर की पहाड़ी में। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि बाराबर की पहाड़ी में कौन कौन से नाम की गुफा बनाई गई थी। तो आज अपन अंतिम ट्रिक में याद करते हैं कि उस बाराबर की पहाड़ी में कौन कौन सी गुफाएं बनाई गई थी। उसके लिए ट्रिक याद करते हैं बराबर सोचो कवि के। देखो दोस्तों, कवि क्या होता है, कविता लिखता है, ऐसी कविता लिखता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। इस कारण अपन ने कहा कि अगर तुमको भी कवि बनना है तो बराबर सोचो कवि के बरोबर सोचो, आप भी कवि बन जाओगे। और ट्रिक बनती है दोस्तों बराबर सोचो कवि के। यहां से देखो दोस्तों, बराबर फोर बनती है यहां पर बराबर की
पहाड़ी। अब देखो दोस्तों, बाराबर की पहाड़ी में कौन कौन सी गुफाएं बनी थी उसके बारे में अपन चेक करते हैं। देखो दोस्तों, सोपर जो आपके बनती है उसका नाम है पहले सुफोर सुदामा, सुदामा की गुफा यहां पर बनाएगी। फिर देखो दोस्तों, चौपर जो बनती है उसका नाम है चौपारा, चौपारा की गुफा यहां पर बनती है। फिर देखो दोस्तों, कैफ और कर्ण, और कई कई जगह इसका नाम कर्ज भी मिलता है, तो कर्ण या कर्ज की गुफा यहां पर बनती है। और वी फोर विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफाएं इनका नाम रखा गया। तो देखो दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि बाराबर की पहाड़ी में कौन कौन सी गुफाएं बनी थी। बाराबर की पहाड़ी में सोफोर सुदामा की गुफा, चौफोर चौपार की गुफा, कैफ और कर्ण या कर्ज की गुफा, और वी फोर विश्व झोपड़ी की गुफा, ये 4 गुफाएं बनाई गई। और इसके साथ अपने को याद होते हैं मौर्य साम्राज्य के सभी अभिलेख। अशोक के द्वारा 14 अभिलेख कौन कौन से लिखाए गए, उनमें क्या क्या कहा गया था, किस किस भाषाओं में कौन कौन से अभिलेख लिखे गए, और कौन कौन सी गुफा किस पहाड़ी पर बनाई गई, यह होता है मौर्य साम्राज्य आज कंप्लीट। धन्यवाद।